Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss the unit 4th of class 10th carbon and its compounds. कि जो class 10th की यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसकी अबंडेंस कितनी कहाँ से हमें मिलती है, कि जो कार्बन है वो कहाँ कहाँ से हमसे मिल सकती है। तो सबसे फर्स्ट जो इस कोई भी कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, मिनरल से मिलता है। मिनरल क्या कि अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, वो सबस्टांस दो सबस्टांस विच वी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, कि ऐसे सबस्टांस जो हमें अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो जब हम इसकी कार्बन की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट से जो इसकी अबंडेंस है वो कितनी है, 0.02%। ऐसे ही जब हम इसकी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें क्या पता होता है कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, CO2 की फॉर्म में मिलती है और जिसकी अबंडेंस है 0.03%। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंस होगी वो कितनी होगी, 0.02%। ऐसे ही जो इसकी CO2 के टाइप में जो इन्वायरमेंट में जो इसकी अबंडेंस होगी वो कितनी होगी, 0.03%। तो यहाँ तो बात हो गई इसकी अबंडेंस की। अब हम देखेंगे कि जो कार्बन के कंपाउंड है उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने जो कंपाउंड लिए थे, इससे पहले जो यूनिट पढ़ी थी उसमें क्या होता था कि जो आयनिक कंपाउंड होते थे। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि पहले आयंस बनते थे, जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल ले लिया। पहले आयंस बनते थे, उसके बाद उनमें आपस में अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती थी, बॉन्डिंग हो जाती थी। यही हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्या होगा, ये इन आयंस का फॉर्मेशन कब हुआ था, जब या तो कोई भी एलिमेंट है वो लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या तो कुछ कोई एलिमेंट है वो गेन कर ले अपने इलेक्ट्रॉन्स को। आयंस तो तभी बने थे, जैसे Na का लेके चलते हम, एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड होनी चाहिए। तो इस केस में हम देखते हैं कि 8 में वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड है तो ये जो 1 है इसका ये डोनेट कर देता है, तो ये Na+ की फॉर्म में आ जाता है। ऐसे Cl को लेके चलते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसको लिखेंगे 287। अब इसको है ना दो कंडीशन है इसके पास, या तो ये 7 के साथ दे दे या तो एक ले ले। तो कौन सा आसान है, एक लेने वाला आसान है, 7 देने वाला आसान नहीं है। तो इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, Cl-। जब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपस में अट्रैक्शन होती है, इन अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये तो बात हो गई आयनिक बॉन्डिंग की, कि भाई ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट है वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दे या तो ले ले। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो जब हम इसकी बात में इसको लेके चलें तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये 4 गेन कर ले या तो अपने 4 डोनेट कर दे। दो ही पॉसिबिलिटी है इसके पास कि या तो 4 ले ले या तो 4 दे दे, क्योंकि जब इसने लिए हैं तो ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 ऐसे हो जाएगा, तो भी कम्प्लीटली फील्ड शेल है। इसने दे दिए तो इसके में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो वो भी कम्प्लीटली फील्ड है। ठीक है, ये K शेल है। तो ऐसे यहाँ से हमें क्या पता चला कि या तो वो 4 ले ले या 4 दे दे, दोनों में क्या है वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, जब तभी बनेगा इसका आयनिक कंपाउंड, तो इसको जब स्टेबिलिटी मिलेगी आयंस फॉर्मेशन की वजह से। तो जब हमने यहाँ पे देखा तो इस कंडीशन में है, तो मान लिया इसने 4 लिए हैं, लेने के केस में क्या हो जाएगा, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स की माना हमने इसने लिए हैं, लेने के केस में लेते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता क्या होता है कि एक कोई भी एलिमेंट लिए हम, उसका कोई भी एटम लिए, उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद उसकी वैलेंस शेल होती है, ये फर्स्ट शेल होती है K शेल, L शेल, M शेल, इसके बाद होती है N शेल। ये हमें पता है कि इसने पहले जो इसका था, मतलब जो कार्बन का सिंपल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कितना था, यहाँ पे 2, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 4, यही लिया था हमने। लेकिन जब हम इसको C4 नेगेटिव लेके चले तो मतलब 4 और एडिशन हो गया इसमें। अब इसमें है ना 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो प्रोटॉन है वो कितना था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होता है तभी एटम स्टेबल होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन भी कितने हुए इसमें, 6।
क्या पता है हमें कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो तभी एटम है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ से इसमें प्रोटॉन भी 6 आए, इलेक्ट्रॉन भी 6 आए इस केस में। लेकिन जब हमने C4 नेगेटिव का देखा तो इस केस में क्या है, मान लिया मैंने ये न्यूक्लियस है, इसकी फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, तो इसमें तो फर्स्ट में तो 2 ही होंगे, लेकिन सेकंड में क्या होगा, 8 हो गए, किसने 4 ले लिए हैं, तो अपने 8 हो गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हो गए वो तो कितने हैं, 6 ही हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 + 2 10। तो अब 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना ही पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे तो बस 6 पॉजिटिव चार्ज तो 6 है और नेगेटिव का 10 हो गया, तो उसके लिए इतना आसान ही नहीं है कि इन पॉजिटिव चार्ज के लिए कि जो इतना नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर ले, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होती। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे हो गया 2 8। इस केस में तो क्या था, प्रोटॉन भी 6 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 थे, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि प्रोटॉन तो 6 थे, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो क्या होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए 10-10 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखना, तो सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये कंडीशन अपनी पॉसिबल ही नहीं होती। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या देखनी है कि मान लिया वो 4 दे दे, ये तो हमने लेने की देख ली। अब जब वो डोनेट कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लिखेंगे C4 पॉजिटिव। सिंपल कार्बन का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5, ये ऐसे आएगा। जब हमने उसका लिखना है C4 पॉजिटिव का लिखना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब हमें इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का आपस में अट्रैक्शन तोड़ना होगा तो हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमें इसको लूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बीच में न्यूक्लियस के बीच में और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में भी हम क्या बोल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि मतलब अब हमने कार्बन के 2 केस देखे कि ना तो ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है। तो अब क्या होगा, ऑक्टेट्स तो इसको अपना कंप्लीट करना ही है, लेकिन ना तो ये दे सकता है ना ये ले सकता है। तो तब वहाँ पे क्या आती है, क्या करेगा ये, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको ही हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या होगा कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम इसकी ये चलेंगे कि इसमें बॉन्डिंग होती कैसे है। तो क्या होगा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन में वो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ से हम ये मॉडल भी देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं, सेकंड शेल को एल शेल बोलते हैं, थर्ड शेल को एम शेल बोलते हैं, फोर्थ को एन शेल बोलते हैं। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फिल होते हैं, बाय द फॉर्मूला 2n² कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है कोई शेल ऑक्यूपाई कर सकती है। तो के शेल के लिए n की वैल्यू है 1, एल शेल के लिए फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 है, एल सेकंड शेल होती है तो n की वैल्यू 2 है, ऐसे m के लिए लेके चलेंगे तो n की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमने ये n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 8 आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो H2N2 O2 N2 CH4 इनके हम कैसे वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले H2 का देखते हैं। हमें पता है कि H की वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ H इज 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसने इसका ले लिया, इसने इसका ले लिया, तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं, सिंपल ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या यहाँ पे सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम O2 का केस देखें, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। तो यहाँ पे जब हम लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो O है इसमें 2 ले लेगा, इसके ये O है इसके 2 ले लेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे डबल बॉन्ड। वैसे काउंट करने हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 कंप्लीट है। तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना इतना। उसके बाद हमें N2 का देखना हो तो N का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 5। तो 1
2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 3 इसके ले लेगा, ये यहाँ से ये 3 इसके ले लेगा। तो इस केस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके भी हैं, 8 इसके भी हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए हैं, तो जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल था, ये अपना डबल है, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। ऐसे हम मीथेन का भी देख सकते हैं, जिसको हम CH4 बोलते हैं। जैसे C का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, तो 1 2 3 4। ऐसे ही H लगाने हमें, H H H H, एक H का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना जो H है वो तो कैसे कंप्लीट कर लेगा, ऐसे इनमें से एक एक के लेके, और जैसे कार्बन को लेना तो ऐसे कंप्लीट कर लेगा। इनके बीच में एक एक की स्विचिंग हुई है, तो ये कैसे बनेगा, CH H H। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल देखेंगे हम कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, आयनिक बॉन्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।